हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। नाउ वी आर इन द लेक्चर नंबर 6 ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्शन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज सेक्शन 92CC एंड 92CD। ओके, सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसका वेटेज इंपॉर्टेंट है ही। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांसफर प्राइसिंग का एक क्वेश्चन आता है, वैसे ही इसमें से भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। So section 92CC is about the eligibility of entering into the APA agreement, and 92CD is about the pending assessment and how the assessment is completed in case while you are entering into the APA. तो as usual हम पहले सेक्शन का डिस्कशन करेंगे कि सेक्शन का क्या इंटेंट था और वो क्यों इम्प्लीमेंट हुआ, एंड देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे कि ये सेक्शन का इंपॉर्टेंस क्यों है, ओके, और ये एसएससी के लिए कितना बेनिफिशियल है। ओके, सो एक ऐसे ही डिस्कशन करते हैं कि जैसे से फॉर द एग्जांपल हम बात करते हैं कि लाइक कोई भी पर्टिकुलर कंपनी है। जैसे मैंने आपको इनिशियली थोड़ा इसका हिंट भी दिया होगा कि एपीए करने के पीछे का खास रीज़न क्या होता है। तो नॉर्मली एपीए क्यों करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले तो एपीए एंटर करने से सर्टेनिटी आता है, एक यूनानिमस अप्रोच रहता है। ओके, क्यों ऐसा? मान लो कि कोई एक्स कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके डेली के 50 to 60 इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होते हैं और लेट्स 100 ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल के होते हैं, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर सच कंपनी कि वो 100 ट्रांजेक्शन का एएलपी निकाल सके। और मान लो कि वो लोग 100 ट्रांजेक्शन का एएलपी निकाल भी लेते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि आपने मतलब जो एसएससी है मीन्स कंपनी, उसने एक एक्स एएलपी निकाली, बोले ये हमारा एएलपी है, तो उसने बोला ये एक्स एएलपी है, इस प्राइस को मैं टैक्स पर्पस के लिए लूंगा। लेकिन असेसिंग ऑफिसर आके क्या बोलेगा, नहीं ये जो एक्स एएलपी ली है, एक्स मतलब एक जो भी आपने अमाउंट लिया है, बट असेसिंग ऑफिसर आके ऐसा बोल रहा है कि नहीं नहीं ये एक्स एएलपी जो आपने लिया वो गलत है, अभी हम कौन सा लेंगे, वाई एएलपी। तो इससे होगा क्या, अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्स भी तो क्या होगा, बढ़ेगा ना। तो टैक्स बढ़ेगा तो जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है, टैक्सेबल प्रॉफिट नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअल प्रॉफिट मतलब जो आपने कंपनी सेक्ट में रिपोर्ट किया है उसके ऊपर भी तो इम्पैक्ट आएगी ना। सो आप अपना माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हो कि मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, बिकॉज मुझे टैक्स लायबिलिटी के बारे में पता ही नहीं कि मेरी एग्जैक्ट टैक्स लायबिलिटी क्या है। क्यों? क्योंकि मैंने जो एएलपी ली है, कल उठ के असेसिंग ऑफिसर उसको चेंज भी कर सकता है। तो उसमें ये सारी प्रॉब्लम होने की वजह से हमें भी जो भी रिपोर्टिंग एस्पेक्ट है उसको ध्यान में रखना होता है, हमें भी टैक्स का प्रोविज़न करना होता है। तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द प्रोविज़न फॉर द इनकम टैक्स, जो भी अकाउंटिंग टीम है उनका माइंड चल ही नहीं रहा है, बोले हम जो एएलपी लेंगे एओ कुछ और भी ले सकता है, ठीक है। और हमारे सालाना 5 to 6,000 करोड़ के इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जिसके अंदर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 1200 करोड़ रुपीज़ है। In our expectation 1300 crore is the net profit as per the ALP computation. Actual profit is 1200 crore. ALP वाला profit कितना है, 1300 करोड़। तो we will take 1300 करोड़, and 1300 करोड़ को ध्यान में रखने के बाद हम क्या करेंगे, टैक्स का प्रोविजन करेंगे ना। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो इसकी वजह से आपने टैक्स का कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अभी हुआ क्या, जब असेसमेंट हुआ तो एएलपी अलग तरीके से लिया गया। असेसिंग ऑफिसर बोले ये जो आपने एएलपी लिया वो गलत है, हम ये वाला एएलपी लेंगे, ठीक है। तो उसमें असेसी भी क्या हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, बोले सर इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, इस तरह से तो हम बिजनेस कैसे कर पाएंगे, हम हमारे शेयर होल्डर को क्या बताएंगे हमने कितना टैक्स पे किया है, एक्चुअल में कितना टैक्स पे किया है। तो at the time of making the provision of income tax or at the time of preparing the financial statement for the reporting perspective, so हमें पता नहीं है कि हमारा प्रॉफिट कितना है, एज वेल एज हम कितना डिविडेंड शेयर होल्डर को डिक्लेयर करें वो भी हमें नहीं पता है। ओके, सो वी नीड सर्टेन एग्रीमेंट्स, ओके, विच विल गिव द सम सॉर्ट ऑफ द क्लैरिटी इन द कैलकुलेशन ऑफ एएलपी। एटलीस्ट जो एएलपी हम लेंगे वो हमें पता होना चाहिए, सो दैट वी कुड एबल टू फ्रेम आवर प्रॉफिट, okay, and quote our customer accordingly or the associate enterprise accordingly, okay, so that the hurdles to the us as well as the government is also reduced. So ये उनका इंटेंट था, ये डिमांड थी, इंडस्ट्री की डिमांड थी। बोले आप लोग क्या लेके आओ, एक अग्रीमेंट लेके आओ, उस अग्रीमेंट के अंदर कुछ सर्टेन फिक्स अप्रोच होना चाहिए कि ये आपका एएलपी है, इफ एक्स अमाउंट एंड वाई अमाउंट पुट असाइड, ठीक है ना, उसके अंदर जो एएलपी एग्रीमेंट में लिखी होगी वो एएलपी हम कंसिडर करेंगे। तो अग्रीमेंट के अंदर एएलपी किस तरह से कैलकुलेट करना है या तो वो लिखा होगा, ठीक है,
या तो फिर मैनर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ALP लिखा होगा। तो अगर ALP डिटरमाइन करके दी होगी तो वो आपको मिलेगा APA के अंदर, और उसका कैलकुलेशन कैसे करना है वो भी उसके अंदर लिखा हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप ये आपको समझ में आया। इन केस ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ ALP काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो इट इज़ बेटर टू हैव सम प्री डिटरमिन एग्रीमेंट, ओके, जिसके अंदर एक अग्रीमेंट होगा बिटवीन द असेसी एज वेल एज असेसी एंड बोर्ड। ठीक है, उन दोनों के बीच में अग्रीमेंट होगा और वो लोग एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे अपना ALP फिक्स करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह का कुछ असेसमेंट होगा इन केस ऑफ द एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। नॉर्मली क्या होता है, आपने देखा होगा असेसमेंट प्रोसीजर में, आई होप आपको याद होगा, तो आपने देखा होगा कि आप जब भी असेसमेंट वाला पार्ट होता है ना वो बाद में आता है। पहले आप अपना रिटर्न मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, रिटर्न ऑफ इनकम आप फाइल करोगे, फिर असेसिंग ऑफिसर उसको असेस करेगा और फिर असेसमेंट करने के बाद वो आपको इनकम बताएगा कि ये आपकी इनकम है। बट ये वाला जो अग्रीमेंट है इसके अंदर आपको इनकम या फिर जो भी ट्रांजेक्शन प्राइस है ALP का वो आपको पहले ही बता दिया जाएगा। पहले ही बता दिया जाएगा मतलब प्री डिटरमाइन होगा, मतलब बाद में असेसमेंट नहीं होगा ALP का। ये जो अग्रीमेंट में लिखा हुआ है वो फुल एंड फाइनल है। समझ में आ रहा है? तो सर ये जो अग्रीमेंट है उसका टाइम लिमिट क्या रहेगा? तो ये क्या टाइम लिमिट अनलिमिटेड ईयर्स तक रहेगा। ठीक है, अनलिमिटेड ईयर्स तक नहीं रहेगा। APA का मैक्सिमम वैलिडिटी 5 ईयर्स का रहेगा। ओके, एक प्रोसीजर होती है जो आपको करनी होती है, प्रोसीजर वाला पार्ट सिलेबस में नहीं है। ओके, फिर भी यहाँ पे दिया हुआ है थोड़ा बहुत। ठीक है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि APA किस तरह से एंटर करना है। तो मैं तो पहले ये बता रहा हूँ कि APA करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। समझ में आ गया? अभी आप मेरे पीछे जो इमेज देख पा रहे होंगे वो आपके क्लास की है। ठीक है, सो मैंने सोचा, मतलब हमने सोचा ऐसा कि आपको क्लास की बड़ी याद आ रही होगी, तो सुनील सर ने कल आइडिया दिया कि ये इमेज इस तरह से रखते हैं तो स्टूडेंट को ऐसा लगे कि हाँ हम क्लास में ही बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको और बड़ा पिक्चर कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा ऐसा लगे हाँ क्लास। कुछ लोगों के लिए तो मेरे ख्याल से लास्ट ये पीरियड था। ठीक है, बाद में वो शायद कभी क्लास में नहीं आ पाएंगे बिकॉज दे आर इन द लास्ट ग्रुप ऑफ देयर CMA। ओके, 2-3 लोगों ने मुझे ऐसा बताया है। ठीक है, तो मैं थोड़ा पिक्चर बड़ा कर देता हूँ। ओके, और फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सो दैट वो आप फीलिंग ले सको ओके क्लास की, और आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ हम क्लास में ही बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, सो आप देख पा सकते होंगे। ठीक है, क्लास काफ़ी टाइम बाद आप देख रहे होंगे। इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। ओके, अभी हो गया सही। ठीक है, नाउ सो आगे हमारा डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। ओके, कि क्या डिस्कशन रहेगा। ठीक है, मैं मेरी जगह पे बैठा हूँ, आप अपनी जगह पे बैठे हो, ऐसा समझ के हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हम डिस्कशन कर रहे थे एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट का कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। तो वी हैड ऑलरेडी डिस्कस दैट द एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट इज एंटर्ड for the purpose of clarity in the calculation of ALP, okay, arm's length price, and for the purpose of finding the actual tax liability, okay, so that we could make up our company's act profit accordingly. So वो रीज़न था जिसकी वजह से हमने APA का क्या किया, एंट्रेंस किया। अभी जैसे ही आप APA एंटर करोगे ओके, तो आपको जो भी नॉर्मल प्रोविजंस हैं जो हमने डिस्कस की थी आर्म्स लेंथ प्राइस के अंदर, देन वो 5 मेथड हमने की थी, देन वो जो परमिसिबल वेरिएशन वाला हमने किया था 3% रेंज कॉन्सेप्ट वाला जो हमने किया था, वो किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट है वो ओवररूल करेगा। किसको ओवररूल करेगा? तो जो भी बाकी के जो सेक्शन है उसको वो ओवररूल करेगा। ठीक है, मतलब वो सेक्शन इस केस में एप्लीकेबल होंगे नहीं। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी होगा क्या, वो एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब सर इसमें किस तरह से ALP कैलकुलेट की जाएगी। तो इसके अंदर जो ALP का कैलकुलेशन होगा वो मेजोरिटी केस में वो जो 5 मेथड हमने डिस्कस की थी, ठीक है, TNM में मैंने आपको होमवर्क दी थी, ट्रांजेक्शनल नेट मार्जिन मेथड। उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है कि एक एंटरप्राइज का दूसरे एंटरप्राइज के साथ नेट प्रॉफिट का कंपैरिजन होता है। अगर दूसरी एंटरप्राइज जो सिमिलर एंटरप्राइज है उसका नेट प्रॉफिट आपसे ज़्यादा है ओके,
तो फिर उस केस में नेट प्रॉफिट के बेसिस पे भी एएलपी का कैलकुलेशन हो सकता है, ठीक है। उसका कभी सम आया नहीं है, ओके, और 2-3 सम है वो मैंने आपको उसी टाइम पे करवा दिए थे। अभी इस केस में होगा क्या, हम डिस्कशन कर रहे थे एपीए का, तो सर एपीए में हम मेथड कौन सा लेंगे, तो एपीए के अंदर वो जो 5 मेथड है वो भी ले सकते हो, और एनी अदर मेथड जो एपीए के अंदर मेंशन की हुई है। समझ में आ गया? तो ज़रूरी नहीं कि आपको 5 मेथड ही लेनी पड़ेगी, कोई भी मेथड एपीए में जो बताई होगी उसको हम क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं वाइल कैलकुलेटिंग द आर्म्स एंड प्राइस अंडर द एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एज वेल एज इन द इनकम टैक्स। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। ये एपीए जो होता है 5 ईयर्स के लिए वैलिड होता है, जैसा मैंने आपको बताया। अगर एपीए अगर आपने बाय फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन और द विलफुल मिसस्टेटमेंट से लिया हुआ होगा तो फिर वो केस में एग्रीमेंट वाइड एब इनिशियो हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, मतलब उसकी कोई लीगल इम्प्लीकेशन फिर रहेगी नहीं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन वी विल स्टार्ट विद द एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, ठीक है। थोड़ा क्लास का फोटोग्राफ नीचे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप पवेलियन में बैठे हो, ठीक है। सर बिल्कुल नीचे बैठे ज़मीन पे, बट चलता है अभी, ठीक है। अब मुझको फीलिंग लेनी है, ठीक है। सो ज़्यादा हम डिटेल में एनालिसिस नहीं करते, ओके। सो आप देख रहे हो कि तो क्लास यूँ डिप कर रहा है, ओके। तो अभी वैसे भी सब कुछ डिप ही हो रहा है लाइफ के अंदर भी, ओके। सो ज़्यादा सोचते नहीं है और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़े पुराने दिन याद करते हैं क्लास में बैठ के। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट कि जैसे ये हमने डिस्कशन किया वो 92CC का था, अभी जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो 92CD का है, ओके। तो 92CD, तो 92CD के अंदर क्या होगा कि जैसे ही आप एपीए एंटर करोगे तो अभी एपीए जो हो सकता है वो मे भी हो सकता है कि आप फ्यूचर ईयर के लिए भी कर सकते हो, और मे बी 2 फ्यूचर ईयर होंगे या फिर एक प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के लिए भी हो सकता है, ओके। तो उस केस में होगा क्या कि एपीए, मैंने जैसा आपको बताया कि मैक्सिमम वैलिडिटी एपीए की कितनी रहती है, 5 ईयर्स, ओके। तो आपने जब एपीए एंटर किया तो आपने एपीए एंटर किया फॉर द असेसमेंट ईयर 1920, 2021 एंड 21-22, ओके। तो आपने देखा कि 1920 तो सर ऑलरेडी क्या हो चुका है, जा चुका है, उसका रिटर्न भी फर्निश्ड हो चुका है सर, उसका असेसमेंट भी कंप्लीट हो चुका है, तो उसमें कैसे हम एपीए एंटर कर सकते हो? नहीं, आप एपीए उसमें एंटर कर सकते हो, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो सर 1920 का तो रिटर्न फाइल हो चुका है, आप क्या बात करते हो, 1920 का तो रिटर्न फाइल हो चुका है। चलो 2021 में तो अभी हम लोग हैं, तो उसमें तो रिटर्न क्या होगा, फाइल करना अभी बाकी होगा, ओके। 2021 में हम लोग हैं तो उसका रिटर्न फाइल करना बाकी होगा। 21-22 की तो बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो नेक्स्ट ईयर आएगा, तो हम एपीए के अकॉर्डिंगली करेंगे। तो जो 1920 होगा उसका तो रिटर्न भी फाइल हो चुका होगा, उसका असेसमेंट भी हो चुका होगा, एज वेल एज उसका जो भी प्राइसिंग होगा वो नॉर्मल सिनारियो में जिस तरह से हम करते हैं उस तरह से कैलकुलेट भी हो गया होगा। तो सर हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे? तो उसके लिए आपको एक मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। क्या फाइल करना है? मॉडिफाइड रिटर्न इन रिस्पेक्ट टू व्हाट, इन रिस्पेक्ट टू जो भी ईयर आपका जा चुका है, जिसका रिटर्न आपने फर्निश्ड कर दिया है, उसके संदर्भ में आपको मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना है। समझ में आ गया? तो वर्ड इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग दैट मॉडिफाइड, मॉडिफाइड मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जो हमने ऑलरेडी फर्निश कर दी, उसको मॉडिफाई करनी है, ओके, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, अभी वापस आ जाते क्लास के अंदर ही, ठीक है। ये रहा एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। सो देखो उसको स्टार्ट करते हैं। Advance pricing agreement, okay. So advance pricing agreement is an agreement between a taxpayer, किसके किसके बीच में एग्रीमेंट है? between a taxpayer and a taxing on an appropriate transfer pricing methodology for the set of transaction over a fixed period of time in future. The AP offers the better assurance on transfer pricing method and are conducting providing a certainty and the unanimity of approach. Section 92CC and 92CD have been inserted by Finance Act 2012 with effect from the July 1, 2012 to provide the framework of advance pricing agreement under the Act. This provision provide the following. Okay. तो ये सब जो थियरी वाला पार्ट है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले एक प्रोविज़न हम समझ लेते हैं कि किस तरह से हम इसके अंदर डील करेंगे।
ठीक है ना। अभी बात करते हैं, से फॉर द एग्जाम्पल हम बात करते हैं कदम, ओके, कदम लिमिटेड। अभी उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है एएलपी के कैलकुलेशन के अंदर। वो जो एएलपी लेते हैं उसके बाद एओ कुछ और ही एएलपी लेता है, सो अल्टीमेटली उसका जो टैक्स लायबिलिटी का एक्सपेक्टेशंस होता है, कदम ने बोला देखो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट तो वैसे भी कम है, टैक्सेबल प्रॉफिट आप बढ़ा रहे हो, तो मैंने सोचा कि मैं खुद एएलपी अप्लाई करता हूँ, क्योंकि एएलपी तो सुओ मोटो भी अप्लाई हो सकता है ऑन हिज ओन मोशन। बाद में असेसिंग ऑफिसर ने आके खेल पूरा बिगाड़ दिया, उसने असेसिंग ऑफिसर ने क्या कर दी, एएलपी और बढ़ा दी, तो उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या हो गई, और बिगड़ गई। ठीक है, तो उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया। ठीक है, और प्रॉफिट पहले ज़्यादा दिखा दिया था और फिर कम हो गया, मतलब ये तो क्या हो गया, बाद में शेयर होल्डर बोलेंगे, बोले यार तुम लोग पहले प्रॉफिट ज़्यादा दिखाते हो और फिर क्या कर देते हो, कम कर देते हो। ठीक है ना, तो कदम लिमिटेड ने सोचा कि काम करते हैं, ये सबको मारो गोली और हम क्या कर देते हैं, एपीए एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एपीए एंटर किया। एपीए एंटर कब किया, ध्यान से सुनिएगा, एपीए कब एंटर किया, तो एपीए एंटर किया ऑन 18 अक्टूबर 2020। इस दिन उन्होंने एपीए एंटर किया। इन रिस्पेक्ट, किस रिस्पेक्ट में किया, इन रिस्पेक्ट टू कौन से ईयर को लेकर उन्होंने एपीए एंटर किया, तो 3 साल को मतलब लेकर उन्होंने एपीए एंटर किया। एक असेसमेंट ईयर 1920, ओके, एक असेसमेंट ईयर 2021 एंड एक असेसमेंट ईयर 21-22। ये 3 इयर्स का उन्होंने एपीए एंटर किया हुआ है। अब ये जो 1920 है ना, उसका मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईटीआर एंड असेसमेंट। तो इसका आईटीआर भी फाइल हो चुका है, असेसमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, जिस दिन आप एपीए एंटर कर रहे थे उससे पहले ही उसका असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। इसका आईटीआर बाकी था, इसका भी आईटीआर क्या है, बाकी है, मतलब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका तो आना ही नहीं है, मतलब ये तो डैश डैश ही कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो अभी इन 3 साल का हम किस तरह से करेंगे, तो अभी ये वाला जो ईयर है इसका तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट ये वाला जो ईयर है जिसका रिटर्न क्या हो चुका है, फाइल हो चुका है, और ये वाला जो ईयर है 2021 जिसका रिटर्न फाइल होना बाकी है, तो इट इज़ ओके कि हम इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, ओके, किसके अंदर कंसीडर करेंगे, आईटीआर के अंदर हम कंसीडर करेंगे। ओके, कंसीडर इन आईटीआर, जो चेंजेस किस में होंगे, जो चेंजेस किस में होंगे, एपीए के अंदर होंगे, वो तो हम आईटीआर में क्या कर देंगे, कंसीडर कर देंगे। बट सर व्हाट अबाउट दिस, इसका तो ऑलरेडी क्या हो चुका है, ऑलरेडी आईटीआर क्या हो चुका है, फाइल हो चुका है, तो इसका हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि एक काम करो, इसके लिए आप मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करो। क्या फाइल करना पड़ेगा आपको, मॉडिफाइड रिटर्न। ठीक है, इन रिस्पेक्ट टू assessment year relating to APA, okay, and return उसका क्या हो चुका है, रिटर्न ऑलरेडी furnished before entering into एपीए, मतलब एपीए में एंटर करें तो उससे पहले ही उनका क्या हो चुका है, रिटर्न फाइल हो चुका है। तो सर ये मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट कुछ होगी, यस टाइम लिमिट है। आपको मॉडिफाइड रिटर्न कब तक फाइल करना है, तो विदिन 3 months from the end of the month in which APA was entered, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर। कहाँ से 3 महीने, तो यहाँ पे आपको कब तक मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना है, आपने एपीए कब एंटर किया, तो आप देख पा रहे होंगे 18/10/2020 को हमने एपीए क्या किया, एंटर किया। ओके, तो 18/10/2020, तो वो ईयर कब ख़त्म होगा, तो वो होगा 31 अक्टूबर 2020। ओके, वहाँ से हम कितना मंथ्स लेंगे, तो 3 months, तो नवंबर, देन दिसंबर, एंड लास्ट डेट क्या होगा, तो जनवरी, तो 31 जनवरी 2021, दिस इज़ द लास्ट डेट। तो इस दिन आपको क्या करना पड़ेगा,
मॉडिफाइड रिटर्न क्या करना है, फर्निश करना है, इस दिन से पहले पहले। क्लियर? सो ध्यान रखना। फिर तो हमें इसके अंदर से 3 चीज़ें करनी है। पहला मॉडिफाइड रिटर्न, तो उसके लिए टाइम लिमिट क्या है, तो उसके लिए टाइम लिमिट है विद इन 3 मंथ्स, within 3 months from कहाँ से, एंड ऑफ द मंथ। ये हो गया पहला। सेकेंड हमें देखना है व्हाट अबाउट पेंडिंग असेसमेंट्स, एंड थर्ड हमें देखना है व्हाट अबाउट कंप्लीटेड असेसमेंट। तो पेंडिंग असेसमेंट क्या होता है कि इन दोनों का ये जो ईयर है 20 एंड 21 एंड 22, इन दोनों का तो असेसमेंट पेंडिंग होगा ही, क्योंकि ये तो रिटर्न ही फाइल नहीं किया 2021 का। आपको पता होगा कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अगर आप करते हो तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न कब तक फाइल करना होता है, तो वो फाइल करना होता है 30 नवंबर तक आपको फाइल करना होता है। तो आपने तो APA एंटर कब किया, 18/10/2020 को ना, तो अभी 30 नवंबर को तो टाइम है, तो रिटर्न ही नहीं फाइल किया तो असेसमेंट का तो कोई स्कोप है नहीं। तो पेंडिंग असेसमेंट होंगे, मतलब किसका पेंडिंग असेसमेंट है, 2021 एंड 21-22, तो उस केस में आपको एक्सटेंशन मिलेगा, एक्सटेंशन ऑफ 12 मंथ्स इन नॉर्मल असेसमेंट। मतलब सेक्शन 153 याद करो, टाइम लिमिट फॉर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, उसके अंदर नॉर्मली असेसमेंट 12 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता था, 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। ओके, इन एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर में असेसमेंट कंप्लीट हो जाता था, विद इन 12 मंथ्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अभी वो जो 12 मंथ्स है उसमें 1 साल का आपको एक्सटेंशन और मिलेगा। मतलब इस केस में ये जो 2021 जो मैंने बताया आपको, इसका असेसमेंट कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, 31 मार्च 2021 यहाँ पे रखूँ, तो यहाँ पे 12 मंथ्स का तो नॉर्मली टाइम लिमिट मिलता है। तो 31/3/2022 तक मुझे क्या करना होता है, रिटर्न फाइल करना होता है, सॉरी असेसमेंट कंप्लीट करना होता है। उसके अंदर मुझे 12 मंथ्स का एक्सटेंशन और मिल जाएगा AO को। तो अभी अगर APA एंटर किया होगा तो आपको कब तक क्या करना है, असेसमेंट कंप्लीट करना है, तो 31/3/2023 तक आपको असेसमेंट कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। सर व्हाट अबाउट कंप्लीटेड असेसमेंट, द असेसमेंट जिसका असेसमेंट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है और उसको APA रिलेट कर रहा है, मतलब APA इज रिलेट टू सच ईयर जिसका असेसमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ 1920 का असेसमेंट ऑलरेडी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो इसका भी आपको कंप्लीटेड असेसमेंट को वापस क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटेड असेसमेंट को आपको वापस रीओपन करना पड़ेगा। रीओपन करने के बाद आपको उसको वापस से असेस्ट करना पड़ेगा, असेस्ड इन अकॉर्डेंस विथ APA। ठीक है, मतलब जो APA के अंदर जो लिखा है उसके मुताबिक आपको उसका क्या करना पड़ेगा, अगेन असेसमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए कितना टाइम लिमिट है, तो टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ कंप्लीटेड असेसमेंट, या तो आप इसको रीअसेसमेंट भी बोल सकते हो, रीअसेसमेंट ऑफ टाइम लिमिट फॉर द रीअसेसमेंट। ठीक है, तो कितना टाइम लिमिट मिलेगा, तो आपको कितने टाइम में कंप्लीट करना है, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच मॉडिफाइड रिटर्न इज फर्निश्ड। मतलब जिस मंथ में आपने मॉडिफाइड रिटर्न फर्निश किया वहां से नहीं है, जिस फिनेंशियल ईयर में आपने मॉडिफाइड रिटर्न फर्निश किया। तो आप चलो बताओ मॉडिफाइड रिटर्न आपने कब फर्निश किया, तो वो आपने फर्निश किया मान लो 31 जनवरी 2021 को फर्निश किया। तो ये कौन सा फिनेंशियल ईयर होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। तो ये कौन सा प्रीवियस ईयर होगा, तो प्रीवियस ईयर 2021। तो 31 मार्च 2021 होगा। ओके, ईयर का कंप्लीशन, वहाँ से 12 मंथ्स मतलब 31/3/2022 तक ये जो असेसमेंट ईयर 1920 है उसको रीओपन करना है असेसमेंट को, एंड रीओपन करने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट भी करना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, सो ध्यान रखना, ये आपको लिखना है तो लिख भी सकते हो।
तो स्टार्ट करते हैं आगे। नाउ केस स्टडी दिया हुआ है, उस केस स्टडी को ख़त्म करते हैं और फिर हम थियरी स्टार्ट करते हैं। नाउ फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, एक्स लिमिटेड सबमिट्स द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर नवंबर 10, 2021. On November 18, 2021, it enters into the APA with the board pertaining to the determination of arm's length price in accordance with the import of semi-finished goods from his holding company situated in Netherlands. The agreement provides the ALP for the transactions pertaining to the assessment year 1920 and 2021. मतलब 1920 का भी है as well as 2021 का भी है, मतलब वो 2 साल को रिलेट कर रहे हैं। तो अगर 2 साल को रिलेट कर रहा होगा तो 1920 का तो ऑलरेडी सब कुछ निपट गया होगा ना, रिटर्न भी फाइल हो गया होगा, हो सकता है असेसमेंट भी क्या हो गया हो, कंप्लीट हो गया हो। द असेसमेंट ऑफ 1920 हैज़ ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, ठीक है, हो गया कंप्लीट, बट द असेसमेंट ईयर 2020 इज पेंडिंग ऑन द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू एपीए। ओके, तो अभी आपको करना क्या है इस केस में, तो आपको मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में आप ध्यान रखना कि मॉडिफाइड रिटर्न जो हमने जो डिस्कस किया था उसमें 1 ही साल का फाइल करना था, मतलब उसके अंदर 1 ही साल का डेटा इंसर्ट करना था। बट यहाँ पे जो एपीए रिलेट कर रहा है वो 1920 को रिलेट कर रहा है, जिसका आईटीआर फाइल हो चुका है, एज वेल एज 2021 का भी आईटीआर फाइल हो चुका है जो 8 दिन पहले हुआ। आपने एपीए एंटर किया नवंबर 18 को, बट आपने रिटर्न तो नवंबर 10 को ही फाइल कर दिया था, तो 2 साल को एपीए क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, और उनके दोनों के इनकम टैक्स रिटर्न क्या हो चुके हैं, फाइल हो चुके हैं। तो आपको मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना है विद इन 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स हम कहाँ से देखेंगे इस केस के अंदर, तो नवंबर 18 है ना, तो नवंबर 18 ख़त्म कब होगा, 30/11/2021, यहाँ से 3 मंथ्स ऐड करूँगा तो 28 ऑफ Feb 2022 ये लास्ट डेट है। इस दिन से पहले पहले आपको मॉडिफाइड रिटर्न क्या करना है, फाइल करना है। तो सर मॉडिफाइड रिटर्न में हम क्या फाइल करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने एपीए एंटर कर लिया है, ओके, अभी बहुत अच्छी बातें होगी। ऐसा नहीं होता। आपको करना क्या है, मॉडिफाइड रिटर्न के अंदर जो भी चेंजेस हमने एपीए के मुताबिक करने वो आपको मॉडिफाइड रिटर्न के अंदर दिखा देने, ठीक है। आपको ये बताना है कि हमारे लिए ये एएलपी था और मॉडिफाइड रिटर्न में ये है, मतलब एपीए में ये है। तो एक्चुअल में जो पोजीशन थी और एपीए में जो पोजीशन दिखाई हुई है, उन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होगा वो हमें मॉडिफाइड रिटर्न के मॉडिफाइड रिटर्न के माध्यम से उसको दूर करना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सर व्हाट अबाउट द पेंडिंग असेसमेंट एंड व्हाट अबाउट द कंप्लीटेड असेसमेंट। तो किसका असेसमेंट पेंडिंग है, 2021 का असेसमेंट पेंडिंग है ना, तो असेसमेंट 2021 का पेंडिंग है। तो 31 मार्च 2021 को असेसमेंट ईयर कंप्लीट होगा, तो 31 मार्च 2022 तक आपको नॉर्मली कंप्लीट करना होता है असेसमेंट, तो आपको 12 महीने का और एक्सटेंशन मिलेगा, ठीक है। तो 31/3/2023 तक आप पेंडिंग असेसमेंट कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे वही लिखा होगा, ये तो मॉडिफाइड रिटर्न की बात बताइए, ये डेट लिखी हुई है Feb 28, 2022। On Feb 28, 2022, the assessment year 1920 has already been completed. For the assessment year 16-17, ये गलत है यहाँ पे, 1920 आएगा। The assessing officer will reassess the income keeping in view the provisions of the APA. This assessment can be completed. तो ये तो किसकी बात कर रहा है, ये तो completed assessment की बात कर रहा है। तो completed assessment में हम क्या करेंगे, 1 year from the end of the financial year, जिस ईयर में आपने रिटर्न क्या किया है, फाइल किया है। तो रिटर्न आपने कब फाइल किया मॉडिफाइड रिटर्न, तो 28/2/2022 को, तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 21-22, तो 21-22 खत्म कब होगा, 31 मार्च 2022, वहाँ से 1 साल ऐड करूँगा तो 31 मार्च 2023 होगा ना, तो ये लिखा हुआ 31 मार्च 2023। सर व्हाट अबाउट द पेंडिंग असेसमेंट, तो वो तो डिस्कस किया हमने। पेंडिंग असेसमेंट में आपको 1 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। तो ऑन Feb 28, 2022 द असेसमेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 इज पेंडिंग। Normally the assessment for the assessment year 2021 should be completed before 1st April 2022. Normally ये उस दिन तक खत्म हो जाना चाहिए within 12 months के अंदर। In this case the assessing officer can complete the assessment for the assessment year 2021 keeping in view the provision of APA at any time before the 1st April 2023. ठीक है, तो ये एक केस स्टडी था, ये आप याद रख लेना। फिर हम स्टार्ट करेंगे जो थियोरेटिकल पार्ट है उसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके अंदर थियरी देखते हैं कि किस तरह से हम एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के अंदर डील करेंगे। सेक्शन 92CC CD हमने देख लिया कि जब भी आप एपीए एंटर करते हो उसके बाद आपको क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करनी होगी। सो बोर्ड में एंटर इनटू एपीए
ओके तो यहाँ पे कौन एंटर हो रहा है एपीए के अंदर? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कौन होगा? बोर्ड होगा और एक एसएससी होगा। तो सेक्शन 92C एम्पावर्स द बोर्ड with the approval of the central government to enter into an advance pricing agreement with any section। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ any section से अपना मतलब होता है एसएससी। क्या पर्पस के लिए एपीए एंटर होता है? पर्पस ऑफ एपीए, तो एपीए का पर्पस क्या होता है? तो सच एपीए shall include the determination of arm's length price or specify the manner in which the arm's length price shall be determined in relation to an international transaction to be entered into by that person। हाउ टू कंप्यूट एएलपी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एपीए वंस इट इज एंटर्ड तो उसके अंदर एएलपी का एक सर्टेन कैलकुलेशन आपको दिया होगा, या तो आपको फिक्स कैलकुलेशन दिया होगा, बोले यही एएलपी होगी। तो आपको दो तरीके से एएलपी कैलकुलेट हो सकती है अगर आप एपीए एंटर करते हो, एक तो प्री डिटरमाइंड प्राइस होगी या तो फिर मैनर ऑफ कैलकुलेशन आपको दे के रखा होगा। तो मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस इन सच अ केसेस शैल बी बाय any method including those already provided in section 92C subsection 1 with the necessary adjustments or variation। okay, APA to supersede the provision of section 92C to CA, the arm's length price of any international transaction which is covered under such APA shall be determined in accordance with APA so entered into। The provision of section 92C to 92CA which normally apply to determination of arm's length price will be modified to this extent as a consequence of arm's length price will be modified to this extent as a consequence arm's length price shall be determined in accordance with such APA। मतलब इन शॉर्ट मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि APA वंस इट इज एंटर्ड तो वो किसको सुपरसीड करता है, तो वो सुपरसीड किसको करेगा? जो नॉर्मल प्रोविजन है लाइक कैलकुलेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस जो नॉर्मली होता है वो उस तरह से नहीं होगा, जो APA के अंदर बताया होगा उसके मुताबिक कैलकुलेशन होगा। ठीक है, कितने साल की वैलिडिटी रहती है? The APA shall be valid for such previous year as are specified in the agreements which in no case shall exceed 5 consecutive years। तो APA कितने साल तक वैलिड रहेगा? 5 साल तक वैलिड रहेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। Effectiveness of APA, the APA shall be binding only to the person and the commissioner including the income tax authority subordinate to him in respect of the transaction in relation to which the agreement has been entered into। The APA shall not be binding if there is a change in law or facts having bearing to such APA। मतलब कल उठ के अगर ALP के अंदर उनको कुछ चेंजेस करने हुए गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को APA बाइंड नहीं करता है। ठीक है, APA सिर्फ किसको बाइंड कर सकता है? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को। इसलिए आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं है। गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन है? तो जो अथॉरिटी बोर्ड है वो। ओके, गवर्नमेंट अपने पे कुछ नहीं ले रहा है, वो बाइंड हो जाएगा तो फिर अगर फ्यूचर में कुछ अमेंडमेंट करने को आया तो वो फिर अमेंडमेंट नहीं कर सकते बिकॉज दे आर अंडर द बाइंडिंग प्रोसीजर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और द एग्रीमेंट। ओके, दैट इज़ द रीज़न वाई वो लोग किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले सोचते हैं ओके कि हमें उसके अंदर एंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद देखो APA ऑब्टेन बाय फ्रॉड, तो अगर आपने APA फ्रॉड से ऑब्टेन किया होगा तो the board is empowered to declare with the approval of the central government any such agreement is to be void ab initio if it is finds that the agreement has been obtained by a person by fraud or misrepresentation of fact, and once an agreement declared void ab initio all the provisions of this act or shall apply to the person as if such APA was never been entered into। ठीक है, for the purpose of computing any period of limitation, तो याद करो असेसमेंट प्रोसीजर को, उसके अंदर मैंने आपको पीरियड ऑफ लिमिटेशन बताया था। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन में क्या था? तो वो कोर्ट के केसेस थे कि आपने कोर्ट में केस कर दिया, ठीक है, तो जिस दौरान वो कोर्ट में केस पेंडिंग रहेगा या स्टे रहेगा तो वो स्टे पीरियड को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, अगर कोई पीरियड होगा तो उसके अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट, ध्यान से सुनिएगा, आएगा नहीं एग्जाम में पर समझना है, फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट से लेकर जिस दिन एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर हुआ उस पीरियड को हमें ऐड करना पड़ेगा। किसके अंदर? जो भी टाइम लिमिट एक्ट के अंदर देके रखी है, जहाँ जहाँ देके रखी है वहाँ पे वो ऐड करना होगा। जैसे आपको पता होगा कि नॉर्मल असेसमेंट 12 मंथ्स में कंप्लीट करना होता है, तो वो 12 मंथ्स के अंदर आपको वो वाला वो नंबर ऑफ डेज आपको ऐड करना पड़ेगा जितने भी नंबर ऑफ डेज तक ये एग्रीमेंट क्या था एग्जिस्ट कर रहा था, मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट टू द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, तो उस पीरियड को आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, जो भी नॉर्मली जो डेट आती है उसके अंदर। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? बट अगर
60 डेज से कम होता है तो आपको बताया था मैंने कि जिस दिन आप एक्सक्लूड करते हो और उसके बाद 60 डेज से कम डेज मिलते हैं तो फिर उस केस में वो टाइम लिमिट को 60 डेज तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ध्यान से पढ़िएगा। फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग एनी पीरियड ऑफ लिमिटेशन, और अगर ये जो 60 डेज वाला समझ में नहीं आया होगा तो आप टाइम लिमिट वाला लेक्चर्स देख सकते हो, उसके अंदर सारा डिस्कशन इन डिटेल में किया हुआ है। ठीक है, तो आज हम वापस से उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले, सॉरी। फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग एनी पीरियड ऑफ लिमिटेशन अंडर द एक्ट, the period beginning with the date of such APA and ending on the date of order declaring the agreement void ab initio shall be excluded. However, if later exclusion of the aforesaid period, the period of limitation referred to any provisions of the act is less than 60 days, such remaining period shall be extended to 60 days. तो उसको आपको extend करना पड़ेगा कहाँ तक? 60 days तक। Procedure: the board is empowered to prescribe the rule 10F and to 10T inserted by notification number 36 2012, a scheme for providing for manner, form, procedure or any other matter generally in respect of the advance pricing agreement। तो वो आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है पेंडिंग असेसमेंट, तो उसमें लिखा है पेंडिंग असेसमेंट में क्या है? When an application is made by a person for entering into such APA, proceedings shall be deemed to be pending in case of a person for the purpose of the act, like for making inquiries under section 133। तो मान लो कि प्रोसीडिंग ऑलरेडी पेंडिंग है, ओके, प्रोसीडिंग ऑलरेडी क्या है? पेंडिंग है। तो अगर पेंडिंग प्रोसीडिंग हुआ तो फिर उस केस में हम जो भी आपका प्रोसीजर चल रहा है उस पार्ट के अंदर वो क्या होगा? चलता ही रहेगा। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने APA एंटर किया तो ये सेट असाइड हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, वो आपकी प्रोसीजर तो क्या होगी? चलती ही रहेगी। मॉडिफाइड रिटर्न विद इन 3 months, तो मैंने आपको बता दिया कि जिस पर्टिकुलर ईयर में आप APA एंटर करते हो और APA आपने एंटर किया और उस ईयर का ऑलरेडी इनकम टैक्स रिटर्न फर्निश्ड हो चुका है, ठीक है, तो फिर उस केस में उस पर्टिकुलर ईयर का आपको मॉडिफाइड रिटर्न क्या करना है? फाइल करना है। The person entering into APA shall necessarily have to furnish a modified return within a period of 3 months from the end of the month in the which the said APA was entered into in respect of the return of income already filed for a previous year to which such APA applies. The modified return has to reflect the modification to the income only in respect of the issues arising from the APA and in accordance with it. Okay. उसके बाद पेंडिंग असेसमेंट, तो आपको बताया था पेंडिंग असेसमेंट मतलब जो असेसमेंट अभी भी पेंडिंग है ऑन द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट, तो जो भी पेंडिंग असेसमेंट होंगे उसको जो नॉर्मल टाइम लिमिट में आपको कंप्लीट करना होता है उसके 1 ईयर का आपको उसको क्या मिलेगा? एक्सटेंशन मिलेगा। ठीक है, वेयर द असेसमेंट और रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग फॉर एन असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर टू which an agreement applies are pending on the date of filing of a modified return, the assessing officer shall proceed to complete the assessment or reassessment proceeding in accordance with the agreement, taking into consideration the modified returns so filed, and the normal period of limitation of completion of proceeding shall be extended by 1 year. Sir, what about completed assessment? तो जो assessment complete हो चुके हैं तो उसका हमें reassessment करना पड़ेगा, क्योंकि जो असेसमेंट कंप्लीट हुए तो वो तो किसके मुताबिक हुए हैं? वो तो पुराने नहीं, पर जो एग्जिस्टिंग लॉ होगा उसके मुताबिक होगा। अभी उस असेसी ने APA एंटर कर दिया है तो पूरी पोजीशन चेंज हो जाएगी जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगा उसके अंदर। तो फिर उस केस में अभी उस असेसमेंट जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है उसको हम वापस रीओपन करेंगे। रीओपन करने के बाद भी उसको टाइम लिमिट में कंप्लीट करना पड़ेगा। तो हम कितने टाइम लिमिट में उसको कंप्लीट करेंगे? तो वही लिखा हुआ है, if assessment or reassessment proceeding for an assessment year relevant to the previous year to which agreement has been completed before the expiry of period allowed for furnishing the modified return, मतलब modified return फाइल करने से पहले ही assessment complete हो चुका है, the assessing officer shall in case where modified return is filed proceed to assess or reassess or recompute the total income of the relevant assessment year having regard to and in accordance with the APA to such assessment, and all relevant assessment year shall apply as if the modified return was furnished. Under section 139, the period of limitation for completion of such assessment or reassessment
ईयर इज 1 ईयर, ये ईयर नहीं आना चाहिए यहाँ पे, 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच मॉडिफाइड रिटर्न क्या हुआ है, फर्निश्ड हुआ है। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा APA वाला पार्ट ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अभी सेक्शन 94 जो लास्ट लेक्चर में हमने एक प्रोविज़न किया था, सेक्शन 94B, ठीक है, उसके 3 या 4 सम पेंडिंग है अभी भी। ओके, तो आज हम करने ही वाले हैं। ओके, चिंता मत करना कि सर वो रह गया। वो करने से पहले हम एक सेक्शन और करेंगे, सेक्शन 92BA, दैट इज़ अ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। ओके, तो नाम में ही सब कुछ होता है इनकम टैक्स में। ठीक है, तो इसका नाम आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। मतलब कुछ डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन है जिसके अंदर अभी हम क्या लगा देंगे, ALP। तो सर ये तो गलत बात है, आपने ही तो बताया था कि दोनों में से एक व्यक्ति नॉन रेसिडेंट होना चाहिए, फिर ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल नेचर का होना चाहिए, बट यहाँ पे तो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। आपने जो बोला वो तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। ठीक है, देखते हैं। सो देखो, स्टार्ट करते हैं सेक्शन 92BA। तो अगेन इसका इंटेंट समझते तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। सर्टेन स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। तो देखो, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन में कैसे होगा, कैसे फॉर द एग्जांपल हम बात करते हैं, आपको कुछ इंडस्ट्रियल डिडक्शंस बताए थे सेक्शन 80IA के अंदर। ओके, सो 80IA के अंदर क्या होता है कि आप जो भी प्रॉफिट अर्न करते हो उसके अंदर आपको 100% डिडक्शन मिलता है। लाइक हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी, तो आपने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी किया उसके अंदर आपको 100% क्या मिलेगा, रिडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया ही होगा कि लोग अपना प्रॉफिट ऐसी यूनिट में शिफ्ट करते हैं जहाँ पे उनको 100% क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। तो मान लो कि कोई एक्स कंपनी है, ओके, उसके 2 यूनिट है, एक नॉन ATIA यूनिट एंड सेकेंड ATIA यूनिट। आई होप आपको याद आ गया होगा। तो नॉन ATIA वाला यूनिट जो है उसको टैक्स पे करना पड़ता है, इनको 100% क्या मिलता है, डिडक्शन। तो अभी कंपनी को तो किससे मतलब है, प्रॉफिट से मतलब है, तो कंपनी यहाँ पे भी प्रॉफिट दिखाएगी और यहाँ पे भी प्रॉफिट दिखाएगी। बट कंपनी ने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि ये जो यहाँ पे जो हम प्रॉफिट दिखाते हैं इसके ऊपर हमें क्या देना पड़ता है, टैक्स। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि ये वाला जो भी हमारा प्रॉफिट हो रहा है इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे शिफ्ट कर दे तो ऐसे कोई अकाउंटिंग एंटिटी से तो शिफ्ट नहीं कर सकते, आपको कुछ एक्चुअल में परचेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, सेल करोगे। ठीक है, यहाँ पे प्राइस कम लोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो पूरा का पूरा जो प्रॉफिट सेंटर है वो नॉन ATIA से कहाँ चला जाएगा, ATIA के अंदर चला जाएगा, ताकि कंपनी 100% क्या ले सके, डिडक्शन ले सके। और यहाँ पे हम प्रॉफिट दिखा सकें तो प्रॉफिट हो सकता है कि 0 भी दिखा सकते हैं या तो फिर बहुत ही मिनिमम अमाउंट दिखा सकते हैं। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो नाउ हियर इन दिस केस ये जो 100% डिडक्शन आप लेने जा रहे हो उसके अंदर ये गलत है। तो यहाँ पे जो भी ट्रांसफ़र हुआ बिटवीन दी इंटर यूनिट ट्रांसफ़र बिटवीन यूनिट A टू यूनिट B, लाइक अ नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट टू द इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट, तो यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन हुआ होगा उसके अंदर हम क्या लगा देंगे, ALP। ओके, तो ALP उसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब जो प्रॉफिट होगा वो कहाँ लेके जाएंगे, जिसका एक्चुअल में उस प्रॉफिट के ऊपर कोई राइट बनता है। ओके, तो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस होती है उसको डील करने के लिए उन्होंने स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन को इंक्लूड किया है फॉर द पर्पस ऑफ ALP। तो अगर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन हुआ होगा तो उसके ऊपर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, ALP लगाना पड़ेगा। ठीक है, बट ALP स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन में तभी लगेगा
जब ट्रांजेक्शन इन एग्रीगेट 20 करोड़ से ज़्यादा के हुए हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 92BA हैज बीन इंसर्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 13-14। इट प्रोवाइड्स द मीनिंग ऑफ specified domestic transaction with relevance to which the income is to be computed under section 92 having regard to the arm's length price. The following transactions are covered with the meaning of specified domestic transaction in the if the aggregate of this transaction is entered into by the assessee in the previous year exceeds कितने से ज़्यादा होता है, 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा होता है तो। Number 1, any expenditure in respect of which the payment has been made or is to be made to a related person refer to in section 40A subsection 2। तो आपको पता होगा कि ये PGBP में हमने देखा था, जिसमें हम देखा था रिलेटिव केस में अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे, ठीक है, तो इवन इफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं हुआ फिर भी हमें ALP क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेबल करना पड़ेगा। एनी ट्रांजेक्शन रिफर टू इन सेक्शन 80A is the inter-unit transfer of goods or services by an undertaking or unit or enterprise or eligible business to other business carried on by the assessee or vice versa for a consideration not corresponding the market value of the date of transfer। तो अगर इंटर यूनिट ट्रांसफर हुआ अगर मार्केट वैल्यू से भी नहीं चार्ज किया होगा आपने तो भी हम क्या करेंगे, उस केस में हम ALP एप्लीकेबल करेंगे। क्यों? क्योंकि एक यूनिट को डिडक्शन मिल रहा है, दूसरे यूनिट को टैक्सेबल हो रहा है, तो जिसको डिडक्शन मिल रहा है वो गुड्स परचेस करेगा, ज़्यादा प्राइस से परचेस करेगा कि कम प्राइस से। तो वो तो आप समझ लो ना कि ज़्यादा प्राइस से करेगा कि कम प्राइस से करेगा, वो तो उसके प्रॉफिट बेरिंग पे जाएगा ना। हमें तो अल्टीमेटली पहले लेक्चर में आपको क्या बताया, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, कि एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द प्रॉफिट ऑफ द assessee and which can be earned by the assessee, okay, but he is trying to manipulate his profit by showing the higher purchase cost and declaring the lower sales value, okay, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट क्या हो, अफेक्ट हो। तो एनीथिंग विच इज़ इन द प्रॉफिट, वो मैंने बता दिया था आपको सेकेंड या थर्ड लेक्चर में, कि आपने कोई जॉइंट कॉस्ट की है, 4-5 लोगों ने मिलके कोई जॉइंट कॉस्ट की हुई है, जिसके अंदर आपका कॉस्टिंग क्या हो रहा है, ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो एनीथिंग विच इज़ अफेक्टिंग द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर ALP लगेगा, अगर वो एक लैंडेड प्राइस पे या एक्सेप्टेबल प्राइस पे नहीं हुआ तो, ओके। तो हम ALP के अंदर भी तो वही लेते हैं ना, यूजुअली जो चीज़ होनी चाहिए वो करो ना। आप कम प्राइस में बेचोगे, ज़्यादा प्राइस में परचेस करोगे, तो विच इज़ अनयूजुअल प्रैक्टिसेस विच कैन बी एलिमिनेटेड थ्रू अप्लाइंग द ALP, ओके। नंबर 3, any transfer of goods or services referred to in section 80IA subsection 8 means the inter-unit transfer of goods or services between eligible business and other business where the consideration for transfer does not correspond with the market value of such goods or services. Number 4, any business transacted between the assessee carrying on eligible business and other person as referred to section 80IA subsection 10। ओके, तो 80IA सबसेक्शन 8 एंड 80IA सबसेक्शन 10 दोनों उसके अंदर उन्होंने कवर कर दिया है। एनी ट्रांजेक्शन रेफर टू इन एनी अदर सेक्शन अंडर चैप्टर 6A और अंडर सेक्शन 10AA टू विच द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80IA और 80IA सबसेक्शन 10 आर एप्लीकेबल। तो 10AA में भी ऐसा ही होगा, ओके। और मैंने आपको शायद थर्ड या फोर्थ लेक्चर में बताया था कि ALP अप्लाई होने से जब आपका प्रॉफिट बढ़ता है तो उसके सामने आप चैप्टर 10AA या चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं ले सकते हो। ये एग्ज़ाम में आ सकता है, आज तक हिस्ट्री में नहीं आया है, ओके, बट मुझे ऐसा मन से आ रहा है कि वो आपको पूछेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। एनी अदर ट्रांजेक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब बट नथिंग इज प्रिस्क्राइब राइट नाउ, ओके। एनी अलाउंस फॉर एन एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट और अलोकेशन ऑफ एनी कॉस्ट लिखा है ना, और एक्सपेंस और एनी इनकम इन रिलेशन टू द अबव डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन शैल बी कंप्यूटेड हैविंग रिगार्ड टू आर्म्स लेंथ प्राइस। फॉर दिस पर्पज आर्म्स लेंथ प्राइस शैल बी डिटरमाइंड। तो सर ALP कैसे निकालेंगे? स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन होने के बावजूद भी ALP आपको उसी तरह से निकालनी है जिस तरह से ALP हम आगे कैलकुलेट करते थे। सेक्शन 92 to 92F डिस्कस अर्लियर इन दिस चैप्टर। तो नीचे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, तो इलस्ट्रेशन आप होमवर्क करोगे, ओके। एग्रीगेट 20 करोड़ से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ओके, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अभी वो जो क्वेश्चंस हैं सेक्शन 94B के, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं।
पेज नंबर 204, इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे तो सॉल्यूशन मैं करूँगा, ठीक है, फिर आपको फाइल शेयर कर दूंगा, ठीक है, तो आप कॉपी कर लेना। फिर स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1, सब लोग आ जाइएगा पेज नंबर 204 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्स लिमिटेड, अ रेसिडेंट इंडियन कंपनी, ऑन 1 April 2018 हैज बोरोड 100 करोड़ फ्रॉम मेर्सिस ए इनकॉर्पोरेशन, अ यूएस कंपनी, ओके, जो यूएस में इनकॉर्पोरेट हुई है, एट एन इंटरेस्ट रेट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। तो 9% पर एनम में उन्होंने लोन लिया हुआ है, ओके, इस क्वेश्चन के अंदर। द सेड लोन इज रीपेबल ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years, 10 साल में आपको चुकाना है। फर्दर द लोन इज गारंटीड बाय मेर्सिस बी इनकॉर्पोरेशन, ओके, अ यूएस कंपनी, मतलब इसमें गारंटी किसी और ने दिया और लोन किसी और ने दिया हुआ है। इसमें आगे मेर्सिस के इनकॉर्पोरेशन, अ नॉन रेसिडेंट, ओके, तो नॉन रेसिडेंट है, होल्ड्स शेयर्स कैरिंग 30% ऑफ वोटिंग पावर ऑफ बोथ मेर्सिस एक्स लिमिटेड एंड बी इनकॉर्पोरेशन, ओके, मतलब इसके भी शेयर्स हैं और किसके शेयर्स है, इसके भी शेयर्स हैं, ठीक है। आगे देखो, हैज डिपॉजिटेड 100 करोड़ विथ मेर्सिस ए इनकॉर्पोरेशन, ओके, मतलब डिपॉजिट भी है वो ए इनकॉर्पोरेशन के साथ है। तो इस पूरे क्वेश्चन में रिलेशनशिप समझने का ट्राई करते हैं कि क्या रिलेशनशिप है। तो एक्स लिमिटेड, इंडियन कंपनी है, ठीक है। अभी उसको लोन किसने दिया है, तो उसको लोन दिया हुआ है ए इनकॉर्पोरेशन ने, तो ए इनकॉर्पोरेशन ने लोन दिया हुआ है, ठीक है। अभी ये लोन जो दिया है उसमें गारंटी किसने दी है, तो गारंटी ए इनकॉर्पोरेशन को किसने दी है, तो इस केस में दी है गारंटीड बाय बी इनकॉर्पोरेशन। अभी वो कहाँ पे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, ठीक है। अभी एक कॉमन इंटरेस्ट आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो के इनकॉर्पोरेशन है, ओके। अभी के इनकॉर्पोरेशन के पास, ध्यान से सुनिएगा, के इनकॉर्पोरेशन के पास बी इनकॉर्पोरेशन के 30% शेयर्स हैं और एक्स लिमिटेड के 30% शेयर्स हैं, ओके। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस केस में एक्स इनकॉर्पोरेशन एंड एक्स लिमिटेड जो इंडियन कंपनी है वो एसोसिएट एंटरप्राइज है, एंड के इनकॉर्पोरेशन एंड बी इनकॉर्पोरेशन ये दोनों भी एसोसिएट एंटरप्राइज है, यस और नो। तो ये डायरेक्ट है, ओके। बट क्वेश्चन ये आता है, क्या एक्स लिमिटेड एंड बी इनकॉर्पोरेशन एसोसिएट एंटरप्राइज है, यस। इस केस में एक्स एंड बी इनकॉर्पोरेशन भी एसोसिएट एंटरप्राइज है, क्योंकि इनडायरेक्टली तो बी इनकॉर्पोरेशन का एक्स लिमिटेड के ऊपर इन्फ्लुएंस हो सकता है, और वो इन्फ्लुएंस किसके थ्रू आ सकता है, के इनकॉर्पोरेशन से। अभी लोन देने वाला कौन है, तो लोन देने वाला ए इनकॉर्पोरेशन है, ठीक है, जिसकी गारंटी किसने दी हुई है, बी इनकॉर्पोरेशन है। तो मैं बोल सकता हूँ कि लोन दी किसने है, तो लोन दी तो एसोसिएट एंटरप्राइज है, क्योंकि एसोसिएट एंटरप्राइज ने उसकी गारंटी ली है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ठीक है। वो हमने इनिशियल कंडीशन में भी देखा था। अदर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट ऑफ मेर्सिस एक्स लिमिटेड वॉज 10 करोड़ आफ्टर डेबिटिंग द अबव इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ 5 करोड़ and income tax at the rate of 3.40 crores. Calculate the amount of interest to be disallowed under the head profit and gain from business or profession in the computation of Mersys X Limited. Substantiate your answer with reason. Okay. May 2018 का क्वेश्चन है, CA फाइनल का, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। तो कितना इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 100 करोड़, ₹100 ओके, 100 करोड़ रुपीस का लोन लिया हुआ है, उसके ऊपर 9% इंटरेस्ट है, तो कितना करोड़ होगा, 9 करोड़ रुपीस इंटरेस्ट उन्होंने पे किया है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये 10 करोड़ के अंदर 9 करोड़ मैं क्या करूँगा, प्लस, ठीक है, क्योंकि हमें 30% ऑफ EBITDA निकालना होता है। तो 10 CR प्लस कितना करेंगे हम, 9 CR प्लस अमोटाइजेशन डेप्रिसिएशन कितना है, 5 करोड़ प्लस इनकम टैक्स की वैल्यू देके रखी है आपको कितनी, 3.40 करोड़, ठीक है। इन सब का आपको टोटल करना है, तो इन सब का टोटल करना है, ठीक है। ये 3.40 है नाउ, सो
10 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 3.4, सो ये आपका आ गया 27.40 करोड़। इसका कितना परसेंट? 30%। तो ये आ गया 8.22 करोड़। एक्चुअल में कितना इंटरेस्ट दिया हुआ है? तो एक्चुअल में इंटरेस्ट पे किया है 9 करोड़। ओके, डिडक्टिबल कितना होगा? तो डिडक्टिबल होगा 8.22 करोड़। तो एक्सेस इंटरेस्ट कितना आएगा? सो एक्सेस इंटरेस्ट आएगा 0.78 करोड़। ये डिसअलाउड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। और ये कैरी फॉरवर्ड होगा। कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा? 8 साल तक होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आप इसका स्नैपशॉट ले लेना। ठीक है, सो दैट आपको जब ये करने बैठो तब आप कर सको। यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। अभी आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हो। ओके, पूरा थियोरेटिकल वे में दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट आपको जैसा मैंने बताया आपको, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा और जूम अप कर देता हूँ मैं इसको। एनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट है, मतलब वो ओपन नहीं होगा। इसी में से हम करते हैं। देखो, आपको नीचे नेट प्रॉफिट दिख रहा होगा बॉटम में। एनक्रिप्टेड इसलिए मैं इसके ऊपर कुछ नहीं लिख सकता। नेट प्रॉफिट 10 CR है। इंटरेस्ट ऑलरेडी डेबिटेड है 9 करोड़ रुपीज़, तो वो हमने ऐड कर दिया। फिर डेप्रीशिएशन 5 करोड़ एंड इनकम टैक्स 3 करोड़ 40 लाख है। तो नीचे बिल्कुल बॉटम में आपको EBITDA दिख रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे आप देखोगे जहाँ पे मेरा हैंड है वहाँ पे। ओके, बिल्कुल बॉटम में। तो वो कितना है? तो वो है 27 करोड़ 40 लाख रुपीज़। ओके, फिर वो जो नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है ऐड, फिर इंटरेस्ट किया हुआ है हमने, डेप्रीशिएशन एंड इनकम टैक्स। ओके, तो ये EBITDA आपको मिल गया। स्नैपशॉट ले लेना आप लोग इसका। फिर इंटरेस्ट कितना? तो जो एक्चुअल में पेमेंट हुआ है। ओके, सो एक्चुअल में 9 CR का पेमेंट हुआ है। डिडक्टिबल कितना होगा? तो डिडक्टिबल 30% ही होगा। तो यहाँ पे 8.22 CR दिख रहा होगा आपको। ओके, जो एक्सेस अमाउंट है 78 लाख रुपीज़ वो डिसअलाउड हो जाएगी और नेक्स्ट ईयर क्या होगा? उसका कैरी फॉरवर्ड होगा। आई होप ये आपको समझ में आया। ठीक है, सो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों ही आपको होमवर्क करने। ठीक है, इसके सॉल्यूशन आपको मुझे भेजने, खुद लिख के भेजने। ठीक है, तब जाके मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। ओके, तो मुझे भी पता चले कि कितने स्टूडेंट्स ये चैप्टर कर रहे हैं साथ में। सो इसको आपको करना है क्या? होमवर्क। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है आज। ठीक है, इसको भी आपको क्या करना है? होमवर्क। क्लियर? ठीक है, सो ये कंक्लूड कर लेना आप लोग। ठीक है, जो 94B हमने देखा और जो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट का हमने डिस्कशन आज किया। ओके, अभी आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे एक अर्जेंट वर्क के लिए जाना पड़ेगा। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हम जो बाकी का पार्ट है, लाइक TPO को कब केस रेफर करना होता है एंड बाकी का जो बैलेंस पार्ट है, 2 लेक्चर और आएंगे ट्रांसफर प्राइसिंग के। ठीक है, वो थोड़े बड़े होंगे क्योंकि ये बहुत छोटा वाला था। ठीक है, तो वो थोड़े लेंथ में भी बड़े होंगे, 2 आवर्स ईच होंगे शायद। तो उस केस में जो भी हमारा पेंडिंग पोर्शन है ट्रांसफर प्राइसिंग वाला, वो कंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 का मुझे आंसर चाहिए। ऐसे मैं करवाने वाला था, पर आप खुद करना, ट्राई करना एक बार, फिर आप मुझे बताना कि आपका क्या आंसर आया। ठीक है, फिर मैं आपको आंसर करेक्ट करके दे दूंगा अगर रॉन्ग हुआ तो। ओके, सो तब तक के लिए ध्यान रखना अपना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, कल ही आपको मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन। ओके, बाय।